नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। इस सीरीज के माध्यम से आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी कवर हो जाते हैं और साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर को नहीं देखते, उनसे रिलेटेड जितने आपके फैक्ट्स होते हैं उस एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारी बातों को हम यहीं पे कवर कर जाते हैं। ये हमारा इस सीरीज की 33वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज के माध्यम से आपका पूरा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपको कम समय में ज्यादा चीजें यहां पर और एक जैसे फैक्ट, क्योंकि सारी चीजें आपको लिंक करके पढ़नी होती हैं ताकि आपको वो ज्यादा समय तक याद रहे, तो वो सारी चीजों को आप इस सीरीज के माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो देखिए, जो आर्टिकल 243 है ये आपके पंचायतों से संबंधित है। आप जानते हैं 243 के अंदर कई सारे आर्टिकल है, 243A है, B है, C है, D है, इस तरीके से आपसे पर्टिकुलरली ऐसे भी क्वेश्चन बनता है 243C किसका है, 243D किसका है, इस तरीके से। तो एक पेपर में क्वेश्चन बना अनुच्छेद 243C, ये आपके पंचायतों की संरचना से संबंधित है, यानी पंचायतों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं पंचायत से रिलेटेड, इनको देखते हैं। पहला आता है आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 आपकी पंचायतों के परिभाषाओं से संबंधित है, ठीक है। 243A ये ग्राम सभा के गठन से संबंधित है, ठीक है। अगर ग्राम पंचायत के गठन की बात करेगा, ये 243C है जो आपसे पेपर में पूछा गया। ग्राम सभा का गठन 243A में है। पंचायतों का जो संविधान है, जो इनके लिए नियम वगैरह बनाए गए हैं, वो 243B में आता है। पंचायतों में जो आरक्षण दिया जाता है वो 243D में आता है। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, ये 243E में बताया गया है। सदस्य से अयोग्यता, यानी क्या क्या चीजें करने पर इनकी सदस्यता चली जाएगी, ये 243F में बताया गया है, ठीक है। अगला 243G में पंचायत की शक्तियां क्या हैं, इनका अधिकार क्या क्या है और इनके उत्तरदायित्व क्या हैं। तो पंचायतों की शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व को 243G में बताया गया है। पंचायतों की कर रोपण की शक्ति, यानी सरकार तो टैक्स लगाती है, पंचायतों भी अधिकार है उनके ऊपर कि वो भी कुछ टैक्सेस लगा सकते हैं, ये 243H कहता है। वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के लिए वित्त जो व्यवस्था होगी वो करने के लिए पंचायतों को यह अधिकार दिया है कि वो अपने लिए एक वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, ठीक है। पंचायतों का चुनाव 243K में होता है और वित्त आयोग का गठन 243I में होता है। इनको आपने याद करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर पंचायतों से जुड़े हुए आर्टिकल थे, क्योंकि एक पेपर में आपसे 243C पूछा, उत्तराखंड में किसी एग्जाम में आपसे 243D पूछा गया था। इसी प्रकार अदर वाले भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। दोनों को कवर करते हुए चलेंगे, दोनों के जो कंफ्यूजन है उनको दूर करते हुए चलेंगे। एक तरफ देखते हैं राष्ट्रपति और एक तरफ देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। देखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? उसमें राज्यसभा के, लोकसभा के और विधानसभा के, इन तीनों के जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनको छोड़कर बाकी सब भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी सिर्फ निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के इसमें भाग नहीं लेते। हाँ, ये हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। इन तीनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। बस यही दोनों फर्क है निर्वाचक मंडल में। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित आते हैं, अब वो किसी भी सदन के आए, चाहे राज्यसभा के आए, चाहे लोकसभा के आए, चाहे विधानसभा के आए, वो निर्वाचित होते हैं।
जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य यहां पर भाग लेते हैं। यही आपका क्वेश्चन था। अब आप बता देंगे उपराष्ट्रपति में कौन भाग लेता है? राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, सभी सदस्य लेते हैं संसद के। ठीक है, उपराष्ट्रपति को लेकर के 2-3 बातें आपसे पूछी जाती हैं। उपराष्ट्रपति आप जानते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न के पहले विजेता भी ये थे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनको देखेंगे हमारे राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज ये प्रस्तुत किसने किया था? यानी कि जो प्रस्ताव रखा था कि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा, ये प्रस्तुत किया था हंसा मेहता ने। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। इसको आपने याद करना है। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? यह होता है 3:2, यानी लंबाई होगी 3 के अनुपात में, चौड़ाई होती है 2 के अनुपात में। यही आपको याद करना है। कई बार एग्जामिनर, जैसे मैं हर बार कहता हूं आपको, मैं ये भी बताते हुए चलता हूं कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहां पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, आपको वहां पर चौड़ाई और लंबाई पूछ लेगा, तब यह रेशो उल्टा हो जाता है। ठीक है, और जब भी यह क्वेश्चन आता है ऑप्शन में हमेशा 2:3 और 3:2 दोनों ऑप्शन में होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है पहले क्या पूछा है, लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होगी। ठीक है, आम नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कब मिला? तो यह मिला था भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत। ठीक है, इससे पहले निजी संस्थानों पर अधिकार नहीं था झंडा फहराने का। 2002 में जो ये संहिता आई, इसके तहत सभी को यह अधिकार दिया गया। झंडा गीत जो है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें राष्ट्र ध्वज से रिलेटेड, इनको आपने नोट करना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो देखिए, भारत में दास प्रथा को अवैध, इसको लेकर भी हमने कई बार बात करी है। 1843 में जो उस समय गवर्नर जनरल था, जिसका नाम था एलन ब्रो, ठीक है, यह भारत में दास प्रथा को खत्म कर देता है। करता कब है? 1843 में। लेकिन हमसे अधिनियम पूछा है, यह अधिनियम 1833 का था। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। 1833 के अधिनियम के तहत 1843 में एलन ब्रो दास प्रथा को खत्म कर देता है। इसको आपने याद करना है। अगर वर्ष पूछेगा तो 43, अधिनियम पूछेगा तो 33। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? यह भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, इनके सदस्यों को नियुक्ति राज्यपाल देते हैं। ठीक है, इनको नियुक्त कौन करते हैं? राज्यों के राज्यपाल करते हैं। जब ये सदस्य या ये अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के, वो भी कौन? राज्य स्तर के, अगर अपना त्यागपत्र देते हैं तो ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देते हैं। लेकिन अगर इनको हटाने की बात आएगी, इनको निष्कासन करने की बात आएगी, ये अधिकार राष्ट्रपति को है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नियुक्ति कौन देगा? राज्यपाल। यानी नियुक्त कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ये अपना इस्तीफा भी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। लेकिन अगर इनको हटाना होगा, निष्कासित करना होगा, तो ये कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में मानी जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1838 में एनालिटिकल इंजन नाम का एक डिवाइस बनाया गया था। हमारी 2-3 क्लासेस है जिसमें हमने पूरे कंप्यूटर को कवर किया है। एक मास्टर वीडियो है जिसमें सारा कंप्यूटर कवर है, और बाकी 2-3 हमने प्रैक्टिस सेट यहां पर लगाए हैं। आप उनको जाकर के देख सकते हैं। आपका कंप्यूटर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? अब देखिए, क्वेश्चन में यहां पर आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। 3 नाम आते हैं हमारे पास। एक आता है लोकमान्य,
ठीक है, ये सभी जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। एक आता है जननायक और एक आता है लोकनायक। ठीक है, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, तो इसका आंसर तो ये नहीं है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। एग्जामिनर में आपने गलती नहीं करनी है क्योंकि 3 नाम है एक जैसे। चलिए, लोकमान्य तो सिंपल है, सीधा बाल गंगाधर तिलक को टिक कर जाएंगे, लेकिन जननायक और लोकनायक दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज ये कथक से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहां स्थित है? तो देखिए, जो ये आपका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, ये बना था 1957 में। ठीक है, कब बना था ये? 1957 में। और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? HAL की यहां पर बात हो रही है, काफी ज्यादा चर्चा में ये रही है राफेल के बाद से और हाल ही में भी रही है। तो HAL की अगर हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, यानी कर्नाटक में है। इसकी स्थापना होती है 1940 में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1940 में इसको स्थापित किया जाता है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड इसका नाम था। 1964 में और इसको अपग्रेड किया जाता है और HAL का नाम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम इसको दे दिया जाता है। तो नाम परिवर्तन होता है 64 में, वर्तमान नाम मिलता है 64 में, लेकिन स्थापना होती है 40 में। इसको आपने याद करना है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को शिला आदित्य कहा गया है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपरों में आया है। शिला आदित्य हर्षवर्धन को कहते हैं और ये इसको किसने कहा था? तो जो हुएनसांग था उसी ने इसे शिला आदित्य का नाम दिया था। इसको आपने याद करना है। हर्षवर्धन की बात करें, 606 में ये गद्दी पर बैठते हैं, 647 तक ये यहां पे शासन करते हैं। भारत का अंतिम हिंदू राजा इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, किस वंश के शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो देखिए, 3 संगमों का आयोजन ये पांड्य राजाओं के काल में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। संगम यानी सम्मेलन की बात यहां पर हो रही है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पांड्य राजाओं के काल में 3 सम्मेलन आयोजित किए गए। इन 3 सम्मेलनों में कुछ साहित्यों को संकलित किया गया और इन्हीं साहित्यों को संगम साहित्य बोला जाता है। और इन्हीं संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के शुरुआत की जो जानकारी है इतिहास की, वो प्राप्त होती है। तो कहां से मिलती है? संगम साहित्य से। ये संगम साहित्य कहां पर संकलित हुए? जो ये संगम आयोजित किए गए थे 3, जो कि पांड्य राजाओं के काल में होते हैं। इन तीनों को आपने याद करना है, यहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली पर शासन किया था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने कितना शासन किया, ये बहुत बार आता है। कुछ दिन पहले हमने इसको पूरा डिटेल में देखा था। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से लेकर 1526 तक माना जाता है। इस दौरान 5 वंश यहां पर शासन करते हैं। कुल मिलाकर 320 साल तक ये शासन करते हैं। सबसे ज्यादा किसने शासन किया था उनको देखते हैं। देखिए, गुलाम वंश शासन करता है 84 साल तक। लोधी वंश ये शासन करता है 76 साल तक। खिलजी वंश ये केवल 30 साल शासन करते हैं। तुगलक वंश शासन करता है आपका 94 साल तक। और बीच में एक वंश आता है सैयद वंश, ये शासन करता है मात्र 36 साल तक। तो ये थे 5 वंश जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अब आप देखकर ही बता देंगे सबसे ज्यादा शासन किसका है? तुगलक वंश का है 94 वर्ष का। सबसे कम किसका है? खिलजी वंश का। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो देखिए, फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किसने किया था? आप जानते हैं दारा शिकोह ने किया था, शिर-ए-अकबर के नाम से। और दारा शिकोह ने किया है तो किसके शासनकाल में किया होगा? शाहजहां के शासनकाल में किया होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो चलिए इन घटनाओं को लगाते हैं। वर्ष में आपको बताते हुए चलता हूं ताकि आपको युद्ध के साथ साथ आंसर के साथ साथ इनके वर्ष भी याद यहां पर हो जाए।
देखिए जो प्रथम सिख युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध, ये होता है आपका 1846 में शुरू हुआ था। ठीक है, जो पहला आंग्ल सिख युद्ध था। पहला अफगान युद्ध की बात करते हैं हम, अगर हम आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें, ये आपके 1839 से लेकर 1842 के बीच में हुआ। पहले आंग्ल बर्मा युद्ध की अगर हम बात करते हैं, ये आपके 1824 से लेकर 1826 में हुआ। और अगर हम तीसरे मराठा युद्ध की बात करते हैं तो ये आपके 1817 से लेकर 1819 के बीच में हुआ। तो पहले आपका मराठा युद्ध हुआ, उसके बाद बर्मा युद्ध हुआ, फिर अफगान युद्ध हुआ और फिर सिख युद्ध हुआ। यानी उल्टा यहां पर दिए गए हैं, 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल ये हमें दमदमा से मिले हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये जो दमदमा है आपके उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यहां से हमें टोटल 41 शवाधान यानी 41 कब्रें मिली हैं। इन 41 कब्रों में से 5 कब्रें ऐसी हैं जो युगल हैं, यानी कि जिसमें 2 मानवों के कंकाल हमें एक साथ मिलते हैं। इन 41 में से 5 कैसी हैं? युगल शवधान वाली है। एक कब्र ऐसी है जिसमें 2 नहीं 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और बाकी की सारी कब्रों से एक एक मानव कंकाल मिला है। तो इसको आपने याद करना है। 3 मानव कंकाल हमें कहां से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं, जो कि यूपी में पड़ता है। और टोटल यहां से 41 मिले हैं, जिसमें से 5 डबल में है, 1 ट्रिपल में है, बाकी सारे सिंगल में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो उत्पादन के आपने 4 प्रमुख कारक बताने हैं। ये होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ये 4 होते हैं उत्पादन के 4 प्रमुख कारक। इसको आपने याद करना है। ठीक है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, तो देखिए कोई भी अगर निम्न स्तर की वस्तु है, घटिया क्वालिटी की वस्तु है, उसकी मांग कब कम होगी? मांग तब कम होगी जब व्यक्ति की आय बढ़ती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। किसी व्यक्ति की आय अगर कम है तो वो लो क्वालिटी की चीजों का इस्तेमाल करेगा। जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी तो वो अपनी क्वालिटी को भी और इंप्रूव करेगा। जो घटिया वस्तुएं होती हैं इनकी मांग कम होती जाती है जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो देखिए सिंधु जल समझौता ये होता है 1960 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इस जल समझौते के तहत जो 6 नदियां हैं इनको आपस में बांट लिया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत को कौन सी नदियां दी जाती हैं और पाकिस्तान को कौन सी, ये भी पूछा जाता है। देखिए रावी, इसके अलावा सतलज और इसके अलावा ब्यास, ये 3 नदियां भारत के हिस्से में हैं। और बाकी की अगर हम 3 की बात करते हैं, जिसमें आपकी सिंधु आती है, इसके अलावा झेलम आती है और इसके अलावा चिनाब आती है, ये आई पाकिस्तान का। अब इसमें यह सीन किया गया कि इन नदियों में जो भारत के अंडर में हैं 80% हिस्सा भारत का होगा, 20% पाकिस्तान यूज कर सकता है। वही चीज यहां पर करी गई कि इन तीनों में 20% केवल भारत यूज करेगा, 80% इनका पाकिस्तान यूज करेगा। तो भारत के पास आई रावी, सतलज, ब्यास, पाकिस्तान के पास सिंधु, झेलम और चिनाब। यह था सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ। इनको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी जो कपास की खेती के लिए काफी अच्छी होती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको बोला जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी काली मिट्टी को कहते हैं। और ये कि जो बेसॉल्ट चट्टानें होती हैं इनके टूटने से बनती है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, काली मृदा या काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? ये होता है बेसॉल्ट चट्टानें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और आज हमने इसका 33वां पार्ट यहां पर कवर किया। 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज हम यहां पर प्रीवियस ईयर के लगा चुके हैं। एनसीईआरटी के आपके बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट हम कवर करते हैं। उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारियों को यहीं पर कवर करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही आपका स्कोर कितना रहा वो भी कमेंट में बताएं। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट को भी आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।